अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी पैदावार हेतु बोरो धान की फसल में जैविक खाद का प्रयोग। मेंथा की फसल से तेल निकालते समय कुछ ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। प्रदेश के कई जिलों में बोरो धान की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है और इससे अधिक उत्पादन लेने की चाह में अक्सर किसान अधिक मात्रा में उर्वरक यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति तो घटती ही है, साथ ही खेती की लागत भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर किसान भाई अजोला और नील हरित शैवाल का प्रयोग धान की फसल में करे तो इससे न केवल फसल में लगने वाले यूरिया की मात्रा को कम कर सकते हैं, बल्कि फसल से अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो कैसे और कब करें धान की फसल में अजोला और नील हरित शैवाल का प्रयोग? आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना के डॉक्टर राजेश कुमार से। किसान बंधु, धान की फसल में ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए और अजोला का प्रयोग कैसे करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में मैं आप सबको को जानकारी देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि धान की फसल के लिए बीजीए एक विशेष प्रकार का शैवाल है जो वायुमंडल में उपलब्ध नाइट्रोजन को भूमि में फिक्स कर और धान की फसल को उपलब्ध कराता है। इस तरह से आप रासायनिक खादों का प्रयोग को कम कर सकते हैं और ये प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके देखा गया है कि 1 हेक्टेयर में ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करने से 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है। इस तरह से आप 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो यूरिया के माध्यम से, डीएपी के माध्यम से या अन्य रासायनिक सोर्स से देते थे, उसकी बचत कर सकते हैं और अपना खर्च को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका उपयोग करने की बहुत ही साधारण तरीका है। किसान बंधु, ये देखा गया है कि बीजीए जो है धान की फसल में बहुत अच्छा इसका योगदान है, अच्छा बढ़वार होता है और अच्छा ये ग्रो करता है। अगर जिसमें या तो धान में जो पानी लगा रहता है उन खेतों में या जहाँ पानी कम रहता है, दोनों जगह पर ये जो बीजीए है बहुत ही उपयुक्त पाया गया है। इसको प्रयोग करने की साधारण तरीके है कि आप बीजीए का केजी का पैकेट ले लें और इसको सूखी मिट्टी में मिला करके और धान की 1 हेक्टेयर फसल में रोपाई के 10 दिन बाद उसमें 5 सेंटीमीटर पानी लगा होना चाहिए। इसके बाद बीजीए कल्चर को सामान्य रूप से पूरे खेत में इसको छींट दीजिए। इसके बाद ये देखा गया है कि छींटने के आपके 15 या 20 दिन के बाद से ये ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो कर जाता है और पूरे खेत में समान रूप से फैल जाता है और जो नाइट्रोजन है उसको जो है फिक्स कराते रहता है। इसके बाद ये भी देखा गया है कि जिन खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया है और ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग नहीं किया गया है, दोनों के उत्पादन में भिन्नता पाई गई है। इसके साथ साथ जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसको ये बनाए रखता है। तो इस तरह से आप बीजीए का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान बंधु को एक और बता दें
एक अजोला एक विशेष प्रकार का फर्न है। यह भी आपको धान की फसल में बहुत अच्छा नत्रजन को उपलब्ध कराता है और यह सिद्ध करके देखा गया है कि अजोला का प्रयोग करने से 50% तक हम रासायनिक खादों को कम कर सकते हैं। अर्थात नत्रजन, फास्फोरस, पोटास के लिए जो हम रासायनिक खाद देते थे उसमें हम 50% की कमी कर सकते हैं अगर हम अजोला का प्रयोग करते हैं। तो अजोला बनाने के बहुत से साधारण तरीके हैं। आप सिंपल एक गड्ढा को खोद लें और गड्ढा में पानी डाल करके अजोला के जो उसमें कल्चर मिले आप उसमें डाल दीजिए। उसमें से एक गड्ढे में तैयार करने के बाद जब ये ग्रो कर जाए, डालने के 21 दिन के बाद यह अजोला पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। अब मेन खेत में रोपाई जहाँ पर आप धान की फसल किए हों उसको 10 दिन के बाद नर्सरी में तैयार अजोला को 1 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से आप प्रयोग कर दीजिए। निश्चित रूप से इसमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा आप रासायनिक खादों से देते थे उसमें 50% की कमी आएगी और फसल का उत्पादन जिससे रासायनिक खादों दे करके हम करते हैं उसमें से इसकी उपज अच्छा पाया गया है और इसकी क्वालिटी उत्तम पाई गई है। इसके साथ साथ यह भी देखा गया है कि यह जो उर्वरक है भूमि की वो बनी रहती है। अजोला का प्रयोग विभिन्न रूप से किया जाता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मेंथा की रोपाई फरवरी महीने के प्रथम पखवाड़े में की है, उनकी फसल इस समय कटाई योग्य तैयार हो गई होगी और इस फसल को काटने के बाद हमारे किसान भाई इससे तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो किसान भाई तेल निकालते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है जिससे कि बिना जोखिम के उन्हें अच्छी क्वालिटी के तेल की प्राप्ति हो सके, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सौदान सिंह से। देखिए, मेंथा का तेल तो किसान भाई कई तरीके से निकालते हैं। आमतौर पर बड़ी सस्ती किस्म की जो यूनिट है उसमें किसान भाई अपना खर्चा बचाने के लिए जो कंडेंसर है वो बहुत खराब क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। मेंथा की खेती में लाभ को देखते हुए बहुत से किसान भाई बड़े क्षेत्रफल पर इसकी खेती करने लगे हैं और इस वर्ष भी इसका रकबा काफी बढ़ा है। लेकिन किसानों के सामने एक समस्या रहती है तेल निकालने वाले मशीन की, क्योंकि अच्छी मशीन न मिलने के कारण फसल से उचित मात्रा में तेल प्राप्त नहीं हो पाता है। साथ ही तेल की गुणवत्ता भी ठीक नहीं होती है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ द्वारा एक आसवन मशीन का विकास किया गया है जिसमें ईंधन की बचत के साथ तेल भी शुद्ध और अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये मशीन कैसे है किसानों के लिए लाभकारी, आइए जानते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है किसानों को वो कंडेंसर बदला गया है। कंडेंसर जो ये होता है इसमें जो ठंडा करने की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी होती है। बाकी इसकी ये भट्टी है और ये भट्टी है इसकी, और इसमें यहाँ आग लगा दी जाती है और इसको किसी भी तरह से गर्म किया जा सकता है। लकड़ी से भी किया जा सकता है, डीजल से भी किया जा सकता है, कोयले से भी गर्म किया जा सकता है और अंदर बॉयलर ऑपरेटेड यूनिट्स भी हैं। लेकिन ये जो यूनिट है इसको पूरा फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट कहते हैं। अब इसमें जो यूनिट है इसमें 5 कुंटल मेंथा एक बार में आ जाता है और इसमें नीचे से आग लगा के ये जो गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद ये कंडेंसर में चला जाता है। कंडेंसर में पानी और तेल दोनों इकट्ठा होके यहाँ नीचे आ जाते हैं। तेल ऊपर चला जाता है और पानी नीचे रह जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। तो ये बहुत ही आसान यूनिट है।
इस यूनिट का लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कंडेंसिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी होती है। दूसरा क्या है कि इसमें सेफ्टी के सारे इंतजाम हैं जो आम टंकियों में नहीं होते, जिससे कि किसानों को जान माल का खतरा होता रहता है। और जान माल का खतरा होने का जो मेन कारण होता है कि ज़्यादातर उनके जो कंडेंसर होते हैं वो कॉइल टाइप होते हैं, उनमें जो हमारा प्रेशर के साथ घास फंस जाती है, साग फंस जाती है। तो जब पीछे प्रेशर मारता है तो कभी कभी टंकियाँ फटने की घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पर टंकियाँ फटने की अगर ऐसी टंकी का इस्तेमाल करें तो घटनाएं होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। ये सबसे बड़ा लाभ है। इसके अलावा जो दूसरे लाभ हैं कि समय कम लगता है, ईंधन कम लगता है और आपका जो तेल है वो रिकवरी कम से कम 20 से 30% ज़्यादा होती है। अब किसान भाई जो सोचते हैं कि ये महंगी है, ये जो मेंथा की टंकी लगाने में खर्चा कुछ नहीं है, खर्चा केवल लोहे के वजन का होता है। और लोहे जितना मोटा लगवाएंगे उतना ज़्यादा दिन चलेगा। अगर इस तरह का लोहा, इस क्वालिटी का लोहा लगवाएंगे तो उनको हो सकता है कि वही टंकी 10 साल चल जाए। और बार बार पतली टंकी वो लगवा लेते हैं, वो मालूम पड़ेगा 3 साल में बदलनी पड़ रही है। तो किसान भाइयों को ये सोचने की ज़रूरत है कि हम एक बार बढ़िया मजबूत मोटे लोहे की लगवा के उसका इस हिसाब से सोचें कि हमारे को लंबे समय तक कौन सी महंगी पड़ी और कौन सी सस्ती पड़ी, किस में जोखिम ज़्यादा था, किस में फ़ायदा ज़्यादा था। तो कुल मिला के सारा आंकलन अगर किसान भाई करेंगे तो ये फ़ायदेमंद होगी हर हाल में। कीमत 1 लाख रुपए है। यदि आप इससे अधिक क्षमता वाली आसवन मशीन लेना चाहते हैं तो अलग अलग क्षमता के अनुसार उसकी कीमत अधिक होती है। इनकी खरीद पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी देय है, जिस पर विस्तार से जानकारी के लिए आप अपने जिले के उद्यान विभाग से संपर्क करके लाभ उठाएं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के बहुत से किसान भाई दूध के लिए गाय और भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन अच्छी नस्लों का पालन नहीं करने पर पशुपालक कम दूध उत्पादन प्राप्त कर पाते हैं, जिससे कि उन्हें हानि भी उठानी पड़ती है। इसलिए आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं अधिक दूध देने वाली गाय की गिर नस्ल के बारे में, जिसे पालकर आप अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। तो गाय की इस नस्ल की क्या विशेषताएं हैं तथा इसका पालन आप किस प्रकार से करेंगे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर CM यादव। किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि देसी गौ पालन और संवर्धन के लिए गिर गाय क्या है और कैसे इसका देखरेख कर सकते हैं। गिर गाय मुख्य रूप से लाल कलर की होती है और इसका जो गिर गाय का जो सिर होता है वो एकदम समतल आकार का होता है और सींग इसके एकदम कर्व लिए होते हैं। इसी के साथ साथ इसका डुअल गल कंबल है, ये काफ़ी लटका हुआ रहता है और इसी के साथ साथ जो इसका थंब है एकदम उभरा हुआ रहेगा और लाल और धूसर कलर में रहेगी। इसके ऊपर हल्के हल्के सफ़ेद चकते भी दिखाई देते हैं। इसका गल कंबल लटका रहता है। मुख्य रूप से जो इसका गिर की जो पहचान है वो इसके फोरहेड और इसके पत्तीनुमा जो कान होते हैं, लटकते हुए पत्तीनुमा कान से प्राप्त कर इस गिर की नस्ल को पहचाना जा सकता है। गिर गाय मुख्य रूप से दूध के लिए पाली जाती है और इस गाय का जो 300 दिन में लगभग 1500 से 1800 लीटर इसका दुग्ध उत्पादन हो जाता है। एवरेज प्रतिदिन के हिसाब से इसका दूध उत्पादन 8 से 10 लीटर इस गिर गाय का दूध उत्पादन प्राप्त हो जाता है। किसान भाइयों, गिर गाय की किस तरह से करें देखरेख एवं कितनी मात्रा में खिलाएं हरा चारा तथा संतुलित आहार जिससे आपको अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। गिर गाय के मुख्य रूप से इसकी देखभाल के लिए इस गाय को सूखा चारा 6 से 8 किलो, इसी के साथ साथ 15 किलो हरा चारा और
दूध के अनुपात में इसको संतुलित आहार खिलाते हैं। गीर गाय में रोग एवं दूसरी बीमारियों का प्रकोप कम होता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु के अनुकूल देसी गायों में मुख्य रूप से गीर गाय पाल सकते हैं। और इस गाय को यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप नहीं रहता है। मुख्य रूप से इस गाय को हर 4 महीने में एक बार कृमिनाशक दवा जो एल्बेंडाजोल होती है, यदि गाय गाभिन होती है तो फेनबेंडाजोल दवा का यूज़ करते हैं। वो 100 ml दवा प्रति गाय दे देते हैं और हर 4 महीने में उस दवा का यूज करते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत जो बाह्य परजीवी होते हैं, चिचड़ियाँ और जुएँ होती है, इसके लिए इस गाय में ब्यूटॉक्स 1 लीटर पानी में 3 ml ब्यूटॉक्स डाल के इसके बॉडी के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, ताकि मच्छर जुएँ आदि का प्रकोप इस पर नहीं हो पाता है। इस गीर गाय की नस्ल में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिस कारण इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो किस प्रकार से करें इन रोगों से बचाव, आइए जानते हैं। इसी के साथ साथ दूसरे जो टीकाकरण है, इन गायों में अप्रैल मई में गलघोटू और लंगड़ा बुखार का टीका लगा देते हैं। इन गायों से लगभग अच्छी यदि खिलाई पिलाई करते हैं तो प्रतिदिन 8 से 10 लीटर दूध उत्पादन होता है और गाय के दूध में 4.5% तक वसा प्रतिशत पाई जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला जमुई के कृषक जितेंद्र कुमार ने। यह सूरन की उन्नत बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जितेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ये बहुत अच्छी है और वो उसमें अल्कोलाइड कम होता है, तो काटता भी मुंह को बहुत कम है। कुछ प्रजातियां हैं जैसे NDA 9 है, विधान कुसुम है, कुछ हाइब्रिड्स हैं जैसे श्री पद्मा है, श्री अथीरा है। लेकिन बिहार के लिए, बिहार राज्य के लिए सबसे सूटेबल, सबसे अच्छा जो प्रभेद है वो आपको गजेंद्र है। ये भी करीब 6 से 8 महीना लेता है समय और इसकी उपज क्षमता आपको करीब 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर इसका उपज क्षमता है। अच्छा से आप करेंगे तो 50 टन से क्रॉस भी कर जाएगा। तो अब सबसे पहले आते हैं कि इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप जान लें किसान भाई कि इसकी रुपाई आप मार्च से लेकर जून तक कर सकते हैं। इसके लिए मिट्टी जो है हल्की मिट्टी होनी चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट अगर ज़्यादा है, जीवांश की मात्रा ज़्यादा है तो और भी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए आपको यह करना है कि 15 से 25 टन करीब कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें, या फिर जब आप रुपाई करते हैं तो प्रति गड्ढा 1 से 1.5 kg कंपोस्ट आप उस समय मिलाएं। खेती योग्य भूमि तैयार करने के लिए 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 जुताई देशी हल से अच्छी तरह करके मिट्टी को भुरभुरी, मुलायम और समतल कर लेना चाहिए। इसका जो फर्टिलाइजर, जो उर्वरक है, उसकी अनुशंसित मात्रा है 80 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर और 80 किलो पोटास। तो ऐसा है किसान भाई कि जब बुआई करते हैं या जब अंतिम जुताई का समय आता है, उसी समय स्फूर की पूरी मात्रा और नेत्रजन तथा पोटासियम की 1/3 मात्रा को हम लोग उस समय देते हैं, एज ए बेसल डोज देते हैं। तो इसके लिए आपको किसान भाई क्या करना है कि प्रति गड्ढा के हिसाब से आपको 1 से 1.5 kg करीब कंपोस्ट आता है और उसमें करीब 3 से 4 ग्राम यूरिया, उसके बाद में 20 से 22 ग्राम आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP जिसको कहते हैं, और उसके बाद में पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास करीब 2.5 ग्राम प्रति गड्ढा देते हैं। करीब उसके लिए 4 से 6 इंच गड्ढा हम लोग बनाते हैं और चारों तरफ से हम लोग गड्ढा का साइज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई, चौड़ाई और गहराई 30-30 सेंटीमीटर का होता है। सही बीज अच्छी उपज का आधार होता है। सूरन का प्रवर्धन वानस्पतिक वृद्धि द्वारा किया जाता है, जिसके लिए पूर्व कंद
या कंद को काट कर लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 80 से 100 क्विंटल कंद की आवश्यकता होती है। यह आकार में छोटे होने चाहिए तथा यह मेड़ों, पंक्तियों और चौरस क्यारियों में लगाएं तथा कंदों का आकार 250 ग्राम से 500 तक होना चाहिए एवं कंद काटते समय ध्यान देना चाहिए प्रत्येक टुकड़े में कम से कम कलिका का कुछ भाग अवश्य रहे। इससे पहले किसान भाई आपको जानना जरूरी है कि इसमें उसका जो बीज उपचार करना बहुत जरूरी है लगाने से पहले। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई किसान भाई कि गाढ़ा गोबर के घोल में करीब करीब 2 से 2.5 ग्राम बैविस्टिन प्रति लीटर के हिसाब से और 1 मिलीलीटर डाइमेथोएट और उसी में 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी मिला के अगर हम लोग कंद को ट्रीट करते हैं, उपचार करते हैं, तो इससे कोई भी फफूंदनाशी खास करके जो बीमारी लगती है उससे इसका अच्छा से बचाव हो जाएगा। तो उसके लिए घोल में हम लोग कंद को आधा घंटा छोड़ देते हैं। आधा घंटा के बाद उससे निकालते हैं उस घोल से, फिर आधा घंटा उसको शेड में छाया में सुखाते हैं और उसके बाद हम लोग तुरंत उसका बुआई कर देते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कम लागत में कैसे करें बकरी पालन व्यवसाय, सेमिया लता की स्वस्थ पौध तैयार करने की तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।